पूरे देश में गर्म हुआ है वो विवाद और बढ़ता ही जा रहा है और उत्तर प्रदेश की न सिर्फ योगी सरकार घिरी हुई है बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर घिरी हुई है। पहले बात करते हैं मुंबई में क्या हुआ, किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार को महाराष्ट्र की महायुति सरकार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। वहां विवाद हुआ था, विवाद के बाद वहां जो सरकार के मंत्री हैं उनके बेटों का नाम आया, लेकिन उनको गिरफ्तार करने के लिए सरकार के पास पुलिस फोर्स नहीं थी। मामला हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने गिरफ्तार करने के आदेश दिए, लेकिन फिर भी हीला हवाली की गई। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार लगाई है कि और फिर उसके बाद क्या कुछ हुआ है। अमलेंदु जी, जिस तरीके से ये सरकारें फटकार सुन रही हैं, संवैधानिक संस्थाएं फटकार सुन रही हैं, लेकिन ये सरकार के इशारे पर, वहां महाराष्ट्र में तो खैर सरकार ही है, लेकिन चुनाव आयोग की अगर बात करें तो वो सरकार के इशारे पर जो उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो उसी तरीके से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको इम्यूनिटी जिस तरह से मिल गई है चुनाव आयोग को। इधर महाराष्ट्र का क्या मामला है, क्यों वहां पर सरकार के खिलाफ इस तरीके से एक कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट को? हाँ, देखिए समीर जी, कल जस्टिस माधव जामदार जो हैं उनकी बेंच ने सरकार को 1 महीने से ज़्यादा समय बाद भी गिरफ्तार न करने पर, जो मंत्री हैं भरत गोगावले, शिंदे गुट के मंत्री हैं वो, उनके बेटे विकास को गिरफ्तार करने में नाकाम रहने पर कड़ी फटकार लगाई थी और टिप्पणी की थी कि महाराष्ट्र में क्या कानून का राज है। और उन्होंने ये भी जानना चाहा था कि क्या मुख्यमंत्री इस मामले को निपटाने में लाचार हैं, ये जानना चाहा था। इतनी सख्त फटकार के बाद आज जो है पुलिस ने वहाँ सूचित किया, अदालत को बताया है कि विकास ने और अन्य आरोपियों ने इस मामले में आत्मसमर्पण कर दिया है। और मामला क्या था? मामला समीर जी ये था कि जो चुनाव हुए थे, निकाय नगर परिषद के चुनाव, उसके दौरान हिंसक झड़प हुई थी दिसंबर 2025 में, और उसमें कुछ दंगे भी हुए थे। उसमें मुख्य आरोपी जो था ये था इनका लड़का विकास गोगावले, और उस पर रिवाल्वर दिखाकर धमकाने का आरोप भी लगा था। और अग्रिम याचिका जो थी, जमानत याचिका थी उनकी, वो खारिज हो गई थी। उसके बावजूद जो थी वो गिरफ्तारी उनकी नहीं हो रही थी। इस पर अदालत ने बड़ी फटकार लगाई थी और सवाल किया था हाईकोर्ट ने कि क्या राज्य में कानून का शासन है और क्या मुख्यमंत्री इतने बेबस हैं कि एक मंत्री के बेटे के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये किस तरीके से शिंदे का दबाव जो है वो सरकार पर काम कर रहा था, ये एक तरह से देखने में आया कि उनके मंत्री का बेटा अगर रिवाल्वर भी दिखाएगा, कानून तोड़ेगा, अपराध करेगा, तो भी गिरफ्तार नहीं होगा। और जब हाईकोर्ट इतनी सख्त टिप्पणी करता है, उसके बाद ही पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करती है, बल्कि वो खुद जाकर आत्मसमर्पण करता है पुलिस के थाने में जाकर। उसको इतना मौका दिया गया कि वो खुद ही जाकर वहां पर सरेंडर करे, समर्पण करे, लेकिन कितनी सख्त टिप्पणी है कि कानून का शासन है या नहीं। और कई बीजेपी शासित राज्यों में वहां के हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट की ये लगातार इस तरह की टिप्पणियां आ रही। हाँ बिल्कुल, लगातार कई टिप्पणियां इस तरीके की आ चुकी हैं और सरकार जो एक तरीके से कहा जाए वो इस तरह की टिप्पणियां सुनती रहती है, मतलब कहा जाए, और खामोश बनी रहती है, मतलब कोई असर ही नहीं होता है। चिकना घड़ा जिसे कहते हैं, वो चिकना घड़ा वहाँ की सरकार हो गई है। सुप्रीम कोर्ट एक बार टिप्पणी करता है कि अवैध सरकार है ये, लेकिन चल रही है, उसके बाद भी वो सरकार बनी रहती है। दूसरी सरकार भी आ जाती है चुनकर, दूसरी सरकार आती है, उस पर हाईकोर्ट जो सवाल उठाता है कि क्या कानून का राज है भी कि नहीं है। मुख्यमंत्री इतने बेबस है कि एक मंत्री का बेटा गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है, 1.5 महीने से फरार है। तो जब हाईकोर्ट की इतनी सख्त टिप्पणी आती है तो उसके बाद जो है वो जाकर आत्मसमर्पण करता है। पुलिस तब भी गिरफ्तार नहीं करती है। जी हाँ, पुलिस तब भी गिरफ्तार नहीं करती है, यानी वहां पर कानून का शासन इस तरीके से है। हाईकोर्ट को ये टिप्पणी करनी पड़ रही है कि कानून का शासन है भी या नहीं है, और उसके बाद भी वहां जो कानून के रखवाले हैं यानी वहां की पुलिस है वो उसको गिरफ्तार नहीं कर पाती है, और फिर वो जाकर अदालत में आत्मसमर्पण करते हैं। लेकिन इसको लेकर वहां की राजनीति में भी अमलेंदु जी जबरदस्त इस समय गर्माहट देखने को मिल रही है। हालांकि एकनाथ शिंदे गुट के नेता हैं, और एकनाथ शिंदे चूंकि निकाय चुनाव के बाद जिस तरह से मेयर्स को, खासतौर पर बीएमसी में मेयर को लेकर जो तनातनी चल रही है, उसको देखते हुए एकनाथ शिंदे का इंपॉर्टेंस बढ़ भी गया है। एकनाथ शिंदे सरकार पर जबरदस्त दबाव बनाए हुए हैं। उसी दबाव का नतीजा है कि उनकी पार्टी के मिनिस्टर के बेटे को पुलिस नहीं गिरफ्तार कर पा रही है, यह विपक्ष का कहना है। पर विपक्ष वहां इस मामले को एक बड़ा मुद्दा बना रहा है कानून व्यवस्था से जोड़कर। हाँ बिल्कुल, काफी बड़ा मुद्दा इसे बना रहा है विपक्ष इसको। और ये सबसे बड़ी बात जो है
ये है समीर जी कि किस तरीके से कानून का राज वहाँ है ही नहीं, पुलिस किस तरीके से लाचार है। इससे पहले भी जब सरकार थी तब ये आया था कि साहब वो एक इंस्पेक्टर जो है वो किस तरीके से अंबानी के यहाँ ही पहुँच गया था वहाँ, इस तरह की बातें आई थी उसको लेकर, और वहाँ तक फिर जो है वो जो डीजीपी थे पुलिस कमिश्नर उन तक वो मामला पहुँचा, और फिर कितना ज़्यादा उखाड़ पछाड़ सब तरह की चीज़ें। तो महाराष्ट्र अपने आप में ही जो है वो राष्ट्र से बड़ा है, राष्ट्र से बड़ा महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र इसको बार बार साबित करता रहता है। और अब तो चूंकि हिंदुत्व के धुरंधर वहाँ हैं तो वो तो और भी साबित करते हैं कि हम राष्ट्र से बड़े हैं। तो राष्ट्र से बड़ा साबित करने में महाराष्ट्र जो है वो अजब गजब तरीके के करतब करता रहता है। जी बिल्कुल, लेकिन इसको लेकर एक जबरदस्त वहां पर राजनीतिक विवाद हो रहा है और विपक्ष सरकार पर हमलावर है कि किस तरीके से वहां सत्तारूढ़ पार्टी के लोग खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं और उनको सरकार और पुलिस प्रशासन किस तरीके से बचा रहा है। उसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उन प्रतिक्रियाओं पर भी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को, निर्देशों को किस तरीके से चुनाव आयोग बता रहा है, एक ताज़ा तरीन उदाहरण फिर देखने को मिला है पश्चिम बंगाल में। हाँ, पश्चिम बंगाल में एक ताज़ा तरीन उदाहरण देखने को मिला है समीर जी। वो ताज़ा तरीन उदाहरण जो है वो ये है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तगड़ी फटकार लगाई थी चुनाव आयोग को और कहा था कि पश्चिम बंगाल में जैसे पहले आया था कि वो नहीं स्वीकार कर रहे हैं वहाँ का हाई स्कूल का सर्टिफिकेट बंगाल का, लेकिन वो बंगाल का नहीं स्वीकार कर रहे। इस पर जब फटकार लगाई चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद भी अब उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है और ये साफ आदेश दिया था कि आपको वो मानना पड़ेगा। अब वहाँ ये कहा जा रहा है कि ये कहा गया है कि वो तभी उसे मानेंगे जब वो माध्यमिक परीक्षा के साथ सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड जो है तभी स्वीकार किया जाएगा कि जब वो माध्यमिक परीक्षा के सर्टिफिकेट के साथ जमा किया जाएगा, वरना एडमिट कार्ड को नहीं माना जाएगा। ये अब जो है सियासत अखबार है अंग्रेजी का समीर जी, उसने एक बड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की है और उसने सूत्रों के हवाले से कई खबरें जो हैं मतलब इसको SIR को लेकर पश्चिम बंगाल में जो हैं वो दी हैं। एक तो पहला ये दिया है कि जो चुनाव आयोग है उसने अब जो इसके स्पेशल ऑब्जर्वर्स हैं जिनको SRO कहा जा रहा है और माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो हैं जो उनको जो है ये कहा है कि वो रोज़ चुनाव आयोग को रिपोर्ट करेंगे। और अखबार जो है वो CEO के ऑफिस के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से कहता है कि चुनाव आयोग ने बिना लिस्ट वाले डॉक्यूमेंट्स को असली माने जाने के मामले को रिपोर्ट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया भी बताई है। अगर किसी सुनवाई टेबल पर मौजूद कोई माइक्रो ऑब्जर्वर किसी डॉक्यूमेंट की स्वीकार्यता पर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ERO या असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर AERO के फैसले से सहमत नहीं होता है तो वो माइक्रो ऑब्जर्वर पहले संबंधित ERO या AERO को मामले में स्पष्टीकरण के साथ अपनी आपत्ति दर्ज कराएगा और अगर संबंधित ERO और AERO माइक्रो ऑब्जर्वर की वैध आपत्तियों को नजरअंदाज करते हैं तो बाद वाले को ऐसे मामले को रिपोर्ट SRO को करनी चाहिए। यानी अगर जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी ARO और AERO है नाम काटने और जोड़ने की, लेकिन माइक्रो ऑब्जर्वर उनको कहेगा कि आप ये नाम काटिए, ये जोड़िए। अगर वो नहीं सुनते हैं तो फिर वो SRO को बताएगा कि ये नाम नहीं काटते हैं, तब फिर वो SRO उस पर काम करेंगे। यानी यहाँ पे ये देखिए अमलेंदु जी कि अब ये पहली बात तो ये नियम नहीं है ERO हो या AERO ही वहां पर नाम जोड़ने या उनको घटाने का अधिकार है, किसी का नाम काटने का, और इसके लिए प्रॉपर तरीका है, नोटिस दिया जाता है जिसकी चर्चा बार बार हो रही है। और यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि चुनाव आयोग ने सेंट्रलाइज सिस्टम तैयार किया हुआ है, पहले से ही उसने तय कर रखा है किसके नाम हटाने हैं किसके जोड़ने हैं, और इस बात की जानकारी ERO तक नहीं होती है। अब उन ऑब्जर्वर्स को यह कहा गया है कि आप इनको सीधे सुपरसीड करिए, यानी आपने अपने ढंग से पहले भी नियम बनाए और बीच में भी आपको जब दिक्कत हो रही है तो वहां भी आप नियम बदल दे रहे हैं अपने हिसाब से, जबकि नियम बनाने का अधिकार ही आपको नहीं है। नियम बदल दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये समीर जी कि BLO को और AERO को और ARO को मालूम ही नहीं होता कि उसके नाम से जारी हो गया नोटिस किसी को जारी हो गया, और ये जाकर माइक्रो ऑब्जर्वर्स और जो ऑब्जर्वर्स जो दिल्ली से भेजे गए वही सीधे सीधे सब कुछ संचालित कर रहे हैं, जबकि संविधान में चुनाव आयोग को ये शक्तियां नहीं है। और इसी पर बहस चल रही है कि SIR कराने का आपको अधिकार है भी कि नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर पूछा कि आप क्या नियमों से बंधे हुए हैं कि नहीं है। आपको बेशक बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन जो अधिकार हैं आपको, आप उन अधिकारों का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन आप उन अधिकारों से बाहर जाकर इस्तेमाल करेंगे ये नहीं हो सकता है। और कोई भी अधिकार जो है वो किसी भी संस्था का हो वो बंधा हुआ होता है, असीमित अधिकार नहीं होते हैं। चुनाव आयोग को भी असीमित अधिकार नहीं है।
हालांकि वो चुनाव आयोग के वकील थे, उन्होंने कहा कि साहब हमारा जो एसआईआर का आदेश है वो लेजिस्लेटिव नेचर का है। तो लेजिस्लेटिव नेचर का, तो आप लेजिस्लेटिव तो नहीं है, लेजिस्लेटिव तो विधानसभा होगी, लोकसभा होगी। लेजिस्लेटिव तो हम कभी भी जो कोई जो चुनी हुई जो संस्था होगी वो होगी। आप कैसे हो सकते हैं? ये तो पूरी तरह से संविधान के बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो फिलॉसफी है, उसी के प्रतिकूल है। बिल्कुल संविधान के एकदम खिलाफ है। लेकिन चुनाव आयोग दादागिरी पे जुटा हुआ है। कल तो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी बात कह दी, और ये कह दिया उनके वकील साहब ने कि साहब वो डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो जाके वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा ले आए, ग्रीनलैंड पे कब्जा कर रहे, तो वहां कहाँ ड्यू प्रोसेस है? तो हम तो करेंगे ऐसे बिना ड्यू प्रोसेस के। मतलब सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग धमका रहा है कि ट्रंप ने ऐसा कर दिया, हम तो कुछ भी करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट सख्त टिप्पणी कर रहा है कि आप बंधे हुए हैं नियमों से, आप नियमों से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन वहां कहा जा रहा है कि हम तो करेंगे, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने किया तो हम करेंगे। तो ये बता रहे हैं, तो अब डोनाल्ड ट्रंप जैसी शक्तियां हुई, कल को मोदी जी को उठा के फेंक दे चुनाव आयोग, कर सकता है भाई, चूंकि शक्तियां हैं। डोनाल्ड ट्रंप जैसी शक्तियां हैं, चुनाव आयोग को कुछ भी कर सकता है। नया चुनाव आयोग है तो ये कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कह रहा है चुनाव आयोग जी। ये है समीर जी। जी बिल्कुल, इसको लेकर कि किस तरीके से सख्ती दिखा रहा है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन चुनाव आयोग कैसे उसको धता बता रहा है। और यही धता बताने का नतीजा है कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, विरोध हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसकी तारीख पर तारीख लगती रही। और इधर अपने सारे नियम कानूनों को धता बताते हुए चुनाव आयोग ने मतदाता सूची भी तैयार कर ली, चुनाव भी करा लिए, वहां सरकार भी बन गई। इसके अलावा 12 अन्य राज्यों में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में यह तय होना है कि एसआईआर कराने का अधिकार है भी चुनाव आयोग को या नहीं है। पर इसमें कहीं न कहीं अमलेदु जी, जिस तरीके से लिंगर ऑन किया गया इस मसले को, अब उसके पीछे कारण जो भी रहे हो, इससे भी चुनाव आयोग को एक कह लीजिए कि उसको ताकत मिलती गई, क्यों कुछ भी कह सकता है। उसका न्यू इलेक्शन कमीशन है, सरकार ने तो उसको इम्यूनिटी दे ही दी है, कानून से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई एफआईआर नहीं हो सकती है। और इधर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता है, ये भी वो लगातार ये दिखाने की कोशिश किया और करता गया। नहीं, हलफनामा देकर कह रहा है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में कि आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये कह रहा है कि एसआईआर कराना हमारा अधिकार है, आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यानी एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा देकर धमका रहा है। जो ज्ञानेश कुमार जी कह रहे थे या तो हलफनामा देना पड़ेगा या राष्ट्र से माफी मांगनी पड़ेगी, तो हलफनामा देकर कह रहे हैं कि आप जो है हमारे मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये धमकाने वाला अंदाज जो सुप्रीम कोर्ट इस पर खामोश है। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल मतलब एक तरह से कहा जाए कि चुप्पी उसने साध ली है, जबकि ये इसी का फायदा उठाया ना चुनाव आयोग, इसी का फायदा उठाया। जबकि ये खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है समीर जी। और कल तो मतलब हद से ज्यादा बाहर निकल गया चुनाव आयोग। और सुप्रीम कोर्ट को उसी समय कंटेम्प्ट जो था वो आदेश देना चाहिए था कि आपके ऊपर कंटेम्प्ट का जो है आदेश दिया था। आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर आप बात कर रहे हैं कि आप नियम कानून नहीं मानेंगे। आप भारत के संविधान का हवाला दोगे सुप्रीम कोर्ट में, या वहां अमेरिका क्या कर रहा है उसका हवाला दोगे? और अमेरिका के भी संविधान का हवाला नहीं दे रहे हो, ट्रंप की गुंडागर्दी बदमाशी का उसका हवाला दे रहे हो। तुम बदमाश हो क्या? जबकि ट्रंप की इन गतिविधियों का कितना विरोध वहां पर हो रहा है। अभी जब कांग्रेस में मतदान होगा तब देखने में आएगा, वहां के जोरान ममदानी जो वहां के न्यूयॉर्क के मेयर चुने गए हैं, उन्होंने साफ तौर पर उसका विरोध किया। रोज वहां प्रदर्शन हो रहे हैं ट्रंप के खिलाफ। ट्रंप फंसा हुआ है वहां बुरी तरीके से, और पूरी दुनिया में उसकी मजम्मत हो रही है। भले ही भारत के प्रधानमंत्री उनके मुख से एक शब्द ना निकला हो वेनेजुएला को लेकर, लेकिन बाकी दुनिया तो इसकी खिलाफत मुखालफत कर रही है ना, ट्रंप का विरोध कर रही है ना। और कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी, उन्होंने तो समीर जी दावोस में वो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक उसमें बहुत खरी खोटी ट्रंप को सुनाई है बिना नाम लिए हुए, और कहा है कि जो ताकतवर है वो समझते हैं कि जो सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है सब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यानी पूरी दुनिया उसकी मजम्मत कर रही है, और यहां खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है कि ट्रंप जो बदमाशी कर रहा है हम भी वही करेंगे। जी बिल्कुल। और इसको लेकर चूंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबे समय से चल रहा है, लगातार सुनवाई हो रही है, पर सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के बावजूद, यानी मामला प्रीजुडिस होने के बावजूद, चुनाव आयोग जो करना है वो लगातार करता चला जा रहा है। उसी एसआईआर को लेकर जिस पर यह सवाल उठा है कि एसआईआर कर भी सकता है या नहीं कर सकता है, तो इसका चुनाव आयोग फायदा
फायदा उठा रहा है, धता बता रहा है, आंख दिखा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इस पर सख्त एक्शन अगर लेना था तो सुप्रीम कोर्ट को आगे बढ़ने से चुनाव आयोग को रोकना था। कम से कम बिहार के बाद अन्य 12 राज्यों में तो कतई आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन दिया जा रहा है। तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह से सवाल उठ रहे हैं। अमलेंदु जी, जिस तरह से राज्यपालों को लेकर, खास तौर से उन राज्यपालों को जो विपक्ष शासित राज्यों में, यानी गैर बीजेपी शासित राज्यों में राज्यपाल हैं, यानी जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है, पश्चिम बंगाल है, वहां के राज्यपाल तो सारी संवैधानिक मर्यादा और परंपरा को तार तार कर दे रहे हैं। जो अभिभाषण होता है सत्र के दौरान, उसको भी नहीं पढ़ रहे हैं। बिल्कुल उसको नहीं पढ़ना है, जबकि इसके लिए बाध्य है पढ़ने के लिए कि जो सरकार लिख के देगी आपको वही पढ़ना होगा। आप उससे एक शब्द नहीं कर सकते इधर उधर, शब्द तो छोड़िए, कॉमा फुल स्टॉप इधर आप इधर उधर नहीं कर सकते जी। और वरना फिर आप ये कीजिए कि पहली लाइन पढ़िए, आखिरी लाइन पढ़िए, पढ़ के आप निकल जाइए, आप पढ़ा हुआ मान लिया जाएगा। लेकिन वहां तो कह रहे हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे, अपने मन का पढ़ेंगे। मतलब निर्वाचित सरकार का जो उसमें अभिभाषण होगा उसके बजाय वो अपना अभिभाषण पढ़ेंगे। हाँ, अपना अभिभाषण पढ़ेंगे, और सरकार जो है, मतलब जो सरकार जो कहेगी उसको नहीं पढ़ेंगे। जबकि कानूनी तौर पर बाध्य हैं, आप कैबिनेट की सलाह पर चलते हैं। और अब ये देखिए 3 राज्यों में इस तरीके का हो चुका, केरल में हो चुका, कर्नाटक में हो चुका, तमिलनाडु में भी हो चुका। तो यहाँ जहाँ विपक्ष शासित सरकारें हैं वहाँ गवर्नर जो है एक समानांतर सरकार चला रहे हैं, वहाँ समानांतर सरकार चला रहे हैं, और इसकी जबरदस्त आलोचना हो रही है। कर्नाटक में के एमएलसी हैं, कांग्रेस के नेता हैं नागराजू यादव, वो क्या कह रहे हैं सुनते हैं। लेकिन इसको लेकर विवाद हुआ है और राज्यपाल से असहमति दर्ज कराई वहाँ की सरकार ने, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने, पूरी विधानसभा में। क्या कह रहे हैं नागराजू यादव, उनको सुनते हैं। No. The BJP should not turn out this matter like this. This is not correct way of doing it. The Hari Prasad, who is the senior leader of the Congress party, are trying to demand and make a request with the chief, with the Rajyapal, with the governor, saying that there is a purpose of you coming to the joint session, and you got to do your duties properly, and you were supposed to address the joint session as such. Instead of executing your duties, you just going away without even having patience to wait for a national anthem. This is not at all acceptable. The mistake is done by the BJP nominated governor, and which should be questioned by the legislators, in matter the political parties as such. Instead of correcting the mistake made by the governor, and instead of correcting the mistake made by unconstitutional act of a governor, why are they blaming Congress MLCs, and why are they blaming Congress leaders, which is not at all correct as such. What action should be taken against the governor to be removed immediately? Karnataka doesn't need a governor who doesn't respect the Constitution of India. तो गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान कर रहे हैं, संविधान की जो नियम है, परंपराएं है, उसके अनुरूप नहीं चल रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बड़ा संवैधानिक संकट इस मामले में दिखाई पड़ रहा है कि राज्यपाल पूरी तरीके से केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं राज्यों में वो, लेकिन किसी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नहीं होते। हाँ, बिल्कुल किसी पार्टी के कार्यकर्ता नेता नहीं होते। हालांकि तमाम जो हैं लोग, राजनेता जो हैं वो रहे हैं, जो गवर्नर बने, लेकिन रहे हैं गवर्नर बनने के बाद भी वो राजनीति में पार्टी की राजनीति में गए, लेकिन गवर्नर रहते समय या लोकसभा स्पीकर रहते समय, राज्यसभा के सभापति रहते समय इन संवैधानिक पदों पर नहीं करते हैं, ये उम्मीद की जाती है। संविधान में भी यही अपेक्षा की गई है। बिल्कुल, संविधान में यही अपेक्षा की गई है कि आप जब गवर्नर के पद पे पहुंचेंगे तो आप संविधान के अनुसार काम करेंगे, और शपथ जब आप लेते हैं तो संविधान की शपथ लेते हैं आप। इस शपथ जो है वो किसी उसकी नहीं लेते हैं, नमस्ते सदा वत्सले की या बीजेपी की, आप ये नहीं लेते हैं। तो ये समीर जी साफ तौर पर समझा जा सकता है कि गवर्नर्स जो कर रहे हैं, गवर्नर्स जो वास्तव में जो कहा था एक बार सुप्रीम कोर्ट ने, और खासतौर से तमिलनाडु पंजाब के गवर्नर्स को लेकर के कहा था कि आप आग से खेल रहे हैं, तो वास्तव में ये गवर्नर्स जो है समीर जी ये आग से ही खेल रहे हैं, और संविधान के साथ लगातार जो है ये खिलवाड़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कर्नाटक में भी समीर जी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उबाल है, और वहाँ के मंत्री हैं रामलिंगा रेड्डी, उनको भी हम लोग सुनेंगे कि उन्होंने जो कर्नाटक के गवर्नर को लेकर क्या कहा, कि गवर्नर वहाँ किस तरीके से काम कर रहे हैं। और कल तो साफ तौर से प्रियंक खड़गे ने कहा था कि क्या राजभवन जो है वो बीजेपी का दफ्तर हो गया है। जी।
और मजेदार बात यह है कि बीके हरिप्रसाद बड़े सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने रिक्वेस्ट किया गवर्नर से कि आप अभिभाषण पूरा पढ़कर जाइए, आप वहां पर राष्ट्रगान हो रहा है, आप उसको छोड़ दे रहे हैं, ये संविधान के प्रतिकूल है। लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं वो बीके हरिप्रसाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो ये वही बात अभी कह रहे थे नागराजू यादव की यहाँ पर कार्रवाई तो राज्यपाल को हटाने की होनी चाहिए, लेकिन जो बीजेपी कह रही है वो किस आधार पर कर रही है। तो बड़ा इस समय मतलब एक तरीके से कहा जाए कि विवाद हो गया है। तो सुन लेते हैं जो कर्नाटक के मंत्री हैं रेड्डी, उनको भी कि क्या कह रहे हैं इस राज्यपाल की जो भूमिका रही इस ज्वाइंट सेशन के दौरान, जो मामला था ज्वाइंट सेशन किस मुद्दे पर हो रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। पहले सुनते हैं क्या कह रहे हैं कर्नाटक के मिनिस्टर। Since 1947, in all states, all governors, every year there will be a joint session. The practice is governor will come and address joint session. Whatever governments, whichever governments may be, whichever the state, what the government will prepare the speech, he must read. That is mandatory. This is very unfair. Just since 1914, this is happening. Not before that. If, for example, in Tamil Nadu, in Kerala, in West Bengal, where तो यहाँ कर्नाटक में राज्यपाल और ये वहाँ स्पेशल सेशन बुलाया गया है मनरेगा को हटाकर, मनरेगा से महात्मा गांधी के नाम को हटाकर जो नई योजना लाई गई है उसके खिलाफ। और उस ज्वाइंट सेशन में चूंकि मनरेगा के खिलाफ वीबी जी राम जी के खिलाफ ये कैसे बोल सकते हैं, केंद्र सरकार की वो योजना है, बीजेपी की वो योजना है, महात्मा गांधी का नाम हटा है तो उससे उनको क्या लेना देना है, इसलिए उन्होंने उस अभिभाषण को नहीं पढ़ा जो वहां की सरकार ने राज्यपाल को पढ़ने के लिए दिया था। हाँ बिल्कुल, जो राज्यपाल ने को पढ़ने के लिए दिया गया वो नहीं पढ़ा। केरल में भी यही हुआ, कर्नाटक में भी यही हुआ, पश्चिम बंगाल में भी यही हुआ, तमिलनाडु में भी यही हुआ। तमिलनाडु के गवर्नर तो और 4 हाथ आगे बढ़ गए और उन्होंने बताया कि आपने तब से बयान जारी कर दिया 4 पन्ने का कि हमने क्यों नहीं पढ़ा, ये बताते हुए। तो ये समीजी एक तरह से दिखाया सीधे सीधे संविधान का जो उल्लंघन किया। उन्होंने भी सीधे दिया था कि आप बदल कर ये लाइए जो हम कहेंगे, यानी राज्यपाल जो अभिभाषण पढ़ेंगे वो उस राज्य की चुनी हुई सरकार का नहीं बल्कि वो केंद्र सरकार के हिसाब से वो पढ़ेंगे। तो जो रामलिंगा रेड्डी कह रहे हैं कर्नाटक के मंत्री कि हर साल गवर्नर आएंगे और ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे, जो भी सरकार या राज्य भाषण तैयार करेगा उन्हें उसे पढ़ना ही होगा, ये बहुत गलत है। तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में जहां विपक्षी पार्टियां राज कर रही हैं, गवर्नर केंद्र सरकार से सलाह ले रहे हैं और सलाह क्या, ये तो बिल्कुल उन्हीं के निर्देश पर काम कर रहे हैं और जो संविधान उनको इजाजत नहीं देता है। बिल्कुल संविधान इजाजत नहीं देता है और संविधान से बाहर जाकर काम कर रहे हैं। कायदे से समीजी सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो इनको डंडा लगा के ठीक कर सकता है इन गवर्नर्स को, ये जो संविधान के बाहर जाकर काम कर रहे हैं। अगर आप शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं तो आप वैसे ही उस पद के लायक नहीं रहे, तो ये हो सकता है। तो लेकिन अब ये कि करेगा कौन, सुप्रीम कोर्ट जाएगा कौन और सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देगा, ये भी है। क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पहले विधेयकों को वापस करने, लंबित रखने को लेकर देखिए क्या हुआ वहां पर, और सरकार कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आ गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आ गई और अब तो सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि आप हमको इंस्ट्रक्ट मत कीजिए, ये हमारे जो मतलब जो विधायी कार्य हैं वो हैं, ये आप इसमें हस्तक्षेप मत कीजिए, ये कहती है सरकार भी। तो अब सरकार और जो न्यायपालिका है उसके बीच भी तनातनी की बातें बहुत सारी चलती रहती हैं। लेकिन अब तो लगता है कि तनातनी की बातें हैं ही नहीं, अब तो सब कुछ जो है एक राष्ट्र, एक कानून, एक नेता और एक न्यायपालिका, एक संविधान, इस तरह की बातें जो की जाती हैं सब कुछ अब एक ही है, अब दूसरा कोई होगा ही नहीं। तो इसी की तरफ देश बढ़ रहा है लगता है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि उन्हीं के हिसाब से चाह रहे हैं कि वो पूरी व्यवस्था तैयार हो, न्यायपालिका तैयार हो और यहाँ तक कि धर्म भी उन्हीं के हिसाब से चले। और वहाँ अगर धर्म में जो शंकराचार्य, जो सनातन धर्म की व्यवस्था कैसे चलेगी जो तय करते हैं, अब उन्हीं को वहाँ पर स्नान करने से रोका जा रहा है, उनकी वैधता का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। वो कहा जा रहा है कि आपको माघ मेला क्षेत्र से, कुंभ से, अर्ध कुंभ से हमेशा के लिए आपको यहाँ प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। हाँ, हमेशा प्रतिबंधित कर दिया जाएगा ये कहा जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि शंकराचार्यों का कोई स्थान ही नहीं है। जी हाँ, वो जो मठ हैं वो उनका स्थान है, ये बताया जा रहा है। जबकि सारे मठ और अखाड़े जो शंकराचार्यों के अंडर काम करते हैं, सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य हैं। लेकिन अब नए नए जो पैदा हो गए धोती बांध के, पता नहीं कौन कौन सब,
अब वो ज्ञान दे रहे हैं कि शंकराचार्य जो है वो छोटे हैं। अब शंकराचार्य का छोटे तो हिंदू धर्म बचा ही नहीं, फिर सनातन धर्म बचा ही नहीं जी। अगर सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, तो शंकराचार्य ही सबसे बड़े हैं, बाकी सब नीचे हैं। बाकी सब सिर्फ भगवा ओढ़ने वाले हैं, कपड़ा ओढ़ने वाले, यूनिफॉर्म पहनने वाले। धर्मगुरु जो है वो शंकराचार्य ही हैं, बाकी और कोई कुछ नहीं है। बिल्कुल। और इसको लेकर प्रयागराज में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक विवाद चल रहा है कि आखिर शंकराचार्यों का ये अपमान जानबूझकर सरकार क्यों कर रही है, भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेता उस पर खामोश क्यों हैं। हालांकि अब धीरे धीरे अमलेंदु जी, पहले छोटे स्तर के नेताओं ने और अब बड़े स्तर के नेताओं के विरोध भी अब सामने दिखाई पड़ने लगे हैं। वहां पर ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसको लेकर शंकराचार्य के समर्थन में, और उन्होंने बाकायदा उनसे सम्मान के साथ कहा कि उन्हें नाराजगी तोड़नी चाहिए और जो कुछ उनके साथ हुआ है वो गलत हुआ है। लेकिन दूसरी ओर एक और भी चीज है कि यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमलावर दिखाई पड़ रहे हैं, वो अपने अधिकारियों के साथ हैं। हाँ, वो अपने अधिकारियों के साथ है। समीर जी, इस सरकार में यही एक बड़ी अच्छी बात हो गई है कि सरकार जो है वो अधिकारियों के साथ खुलकर खड़ी रहती है। और इसीलिए अब स्थिति ये, समीर जी, कल ही मैं एक जगह बात कर रहा था तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, वो साफ तौर पे कह रहे थे कि दरोगा जो है किसी चौकी पर आता है वो भी विधायक की बात नहीं सुनता है और कह देता है कि मैं दक्षिणा देकर आया हूं, ये दक्षिणा मुझको निकालनी है और जाओ जो करना है वो कर लो। सत्तारूढ़ विधायकों से कहता है दरोगा। आप समझ लीजिए कि किस तरीके से सरकार चल रही है। यानी पूरी तरीके से एक पुलिस स्टेट जो है वो इसको बनाकर तैयार कर दिया गया है। ये समझा जा सकता है कि इस तरीके की बातें अब लगातार वो चल रही हैं। और इधर अखिलेश यादव जो है, समीर जी, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट जो है इसी को लेकर था कि अब किस तरीके से, कल भी हम लोगों ने दिखाया था कि एक आरएसएस के जो पूर्व प्रचार क्या प्रमुख हैं वो जो हैं वो इसको लेकर अपनी टिप्पणी कर रहे हैं कि वो दंडी हैं, इसलिए जो दंडवत नहीं है तो इसलिए सरकार को आपत्ति है, ये वो कह रहे हैं। और अब आरएसएस से जुड़े लोगों से भी जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रतिक्रिया आ रही हैं। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, वो ट्वीट भी हम लोग देख सकते हैं, उसके साथ उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया, वो वीडियो भी हम लोग चाहेंगे तो देख लेंगे समीर जी। जी बिल्कुल। और इसको लेकर आज भी शंकराचार्य, आज बसंत पंचमी का महत्वपूर्ण स्नान है, शंकराचार्य और उनके तमाम समर्थक नहीं जा रहे हैं वहां संगम स्नान करने। और यही नहीं, बाकी तीन अन्य पीठों के शंकराचार्य भी, उनके जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं, उनके समर्थन में आ गए हैं। तो ये विवाद बहुत बढ़ गया है कि आखिर हिंदू धर्म किसके हिसाब से चलेगा, सरकार के हिसाब से, मठों के हिसाब से चलेगा, या फिर शंकराचार्यों के हिसाब से, जिनके हिसाब से पिछले 1000 साल से चल रहा है। तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन देखते हैं अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है इसको लेकर। पर यह विवाद गर्माता दिखाई पड़ रहा है और यह अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े बदलाव का भी संकेत दे रहा है। अमलेदु जी, जिस तरीके से अब इसमें राजनीति गर्मा गई है, केशव प्रसाद मौर्य के बयान को सीधे केंद्र सरकार का समर्थन का बयान माना जा रहा है। बिल्कुल से केंद्र सरकार के समर्थन का बयान माना जा रहा है। यानी कि अब दिल्ली और लखनऊ के बीच इसको ले भी है। बड़ी मजे की बात है समीर जी, कल एक कमेंट कर रहे थे अपने यहाँ ही अपने एक दर्शक हैं कि जो कह रहे थे बटोगे तो कटोगे, इन्होंने हिंदुओं को ही बांट दिया। अब बता रहे हैं कि बीजेपी के हिंदू और सनातन धर्म के हिंदू अलग अलग हो गए हैं अब। यानी सनातन धर्म के जो गुरु हैं वो शंकराचार्य हैं और बीजेपी के हिंदू जो हैं जो कुर्सी पर बैठे हुए वो हैं। अब ये बांट दिया, मतलब कह तो रहे थे कब बटोगे तो कटोगे, लेकिन बांट दिया इन्होंने ही सीधे सीधे हिंदुओं को ही। और खैर क्या लिखा है अखिलेश यादव ने वो भी हम देखते हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य जी को मानने वाला हर व्यक्ति आज दुखी है और उनके साथ साथ सनातन के अपमान के लिए भी उसकी भावनाएं बुरी तरह आहत हुई हैं। दरअसल अधर्मी भाजपाई और उनके सत्ता लोलुप संगी साथी हर तरह की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, इसीलिए उनसे भी कागज मांग रहे हैं, जिनकी सनातनी परंपरा तब से चली आ रही है जब कागज की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। भाजपाइयों का सनातन के समापन का सपना कभी पूरा नहीं होगा, चाहे प्रयागराज में साधु संतों महात्माओं के अपमान का मामला हो या काशी में पूज्य अहिल्या देवी होलकर जी की धरोहर के अपमानजनक ध्वस्तीकरण का। ये सब सनातनी परंपरा को खत्म करने की भाजपाई संगी साथियों की गहरी साजिश है। अब जनता जाग रही है और भाजपा सरकार के विरोध में खुलकर बोल रही है। भाजपा का मायावी रूप अब सबके सामने आ गया है और अब भाजपा पतन से अंत की ओर है। छल का बल अमर नहीं होता। और ये जो इन्होंने वीडियो टैग किया है उसको भी हम लोग देखेंगे और ऐसे बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे लोगों के बयान अमलेंदु जी आ रहे हैं जो बीजेपी के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। वो बता भी रहे हैं कि हम कट्टर समर्थक हैं, लेकिन
अब हमको पता लग गया है कि ये क्या कर रहे हैं धर्म के लिए। बिल्कुल बिल्कुल यही हो रहा है कि ये किस तरीके से ये अधर्मी जो हैं ये धर्म का, खासतौर से हिंदू धर्म, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। ये अब हिंदू धर्म के लोग जो है वो समझने लगे हैं और इसको खुलकर कह रहे हैं। और उसमें तमाम लोग जो है वो आरएसएस से और बीजेपी से जुड़े हुए लोग भी वो भी समझ गए हैं कि ये जो आए हैं सब ये सब किस तरीके से हिंदू धर्म का घोर अपमान कर रहे हैं। ये बातें अब आम जनता में पहुंचने लगी हैं। और ये देखते हैं जो जिस महिला का वीडियो टैग किया है अखिलेश यादव ने, उनको भी सुनते हैं वो क्या कह रही हैं। जय श्री राम। आप सभी को भगवान शंकराचार्य जी के साथ जिस प्रकार की हरकत हुई, सनातन धर्म को शर्मसार कर देने वाली हरकत थी। उनके शिष्यों को सीखा पकड़कर पीटा गया। क्या हो गया है भारत में प्रशासन को? सनातन धर्म को लज्जित कर देने वाला काम हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ इसलिए कि भगवान शंकराचार्य ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनते, हेलीकॉप्टर से नहीं उतरते या सरकार की चाटुकारिता नहीं करते। भगवान शंकराचार्य सत्य बोलते हैं। ये बात सबको कड़वी लगती है। उनके शिष्यों के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ वो कतई माफी के लायक नहीं है। उन्हें स्नान करने से रोका गया। सनातन धर्म की ये गति सोचकर कांप देने वाली है कि सनातन धर्म किस ओर जा रहा है। भारत में सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है या निरादर हो रहा। हमारे हमारा सनातन धर्म खतरे में है, इस बात का ध्यान रखिए आप लोग। भगवान शंकराचार्य जी का अपमान सबका अपमान है। सारे सरकार चाहे जो हो, प्रशासन चाहे जो हो, शंकराचार्य जी पर इस तरीके का अत्याचार कतई माफी के लायक नहीं है। जय श्री राम। तो ये इस तरह के बहुत सारे का बयान है, ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। ऐसे बहुत सारे बयान सोशल मीडिया में दिख रहे हैं और इस जो शंकराचार्य के साथ जो कुछ हुआ है उसका जबरदस्त विरोध हो रहा है, पूरे देश में विरोध हो रहा है। बिल्कुल समीर जी, पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है शंकराचार्य का। और ये साफ मतलब शंकराचार्य के साथ जो किया जा रहा है इसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। और विरोध समीर जी कई मसलों पर सरकार का ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। लेकिन सरकार भी सरकार है, अपने कामों पर जुटी हुई है। अब सरकार जो है समीर जी वो अब ईडी को लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। अभी जो ईडी का प्रकरण हुआ तमाम पश्चिम बंगाल में और सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। अब ईडी के डायरेक्टर जो हैं वो पहुंच रहे हैं समीर जी पश्चिम बंगाल में। आज कोलकाता और कई जगह जाएंगे और अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। इसको लेकर टीएमसी के नेता हैं जयप्रकाश मंगलवार, उन्होंने कुछ कहा है। हाँ, मजूमदार, तो उन्होंने कुछ कहा है, वो हम लोग सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं समीर जी। बिल्कुल, जयप्रकाश मजूमदार है टीएमसी के नेता और ईडी वहां जा रही है, क्या करने जा रही है। और जहां भी विपक्ष शासित राज्यों की सरकारें होती हैं, चुनाव से ठीक पहले ये एक सेरिमोनियल बन गया है कि वहां ईडी को सीबीआई को जाना ही है। हाँ बिल्कुल, ईडी और सीबीआई को जाना ही है चुनाव से पहले। अब तो डायरेक्टर साहब खुद पहुंच रहे हैं। अभी तक तो चपरासियों को और क्लर्कों को और अधिकारियों को भेज देते थे, अब ईडी के डायरेक्टर साहब खुद पहुंच रहे हैं। तो सुनते हैं क्या कह रहे हैं जयकांत मजूमदार, वहां पर ईडी के डायरेक्टर जो जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, क्या करने जा रहे हैं, सुनते हैं उनसे। क्या ईडी का डायरेक्टर क्या होता है? क्या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? ईडी का डायरेक्टर आया गया जाएगा। ईडी का डायरेक्टर क्या महान पोस्ट है बोलिए तो। जे मीडिया का इतना इंटरेस्ट है और ईडी से भी इतना बोल रहा है सब बाहर में, क्यों? कौन है ये? मोदी का अपॉइंटेड एक आदमी जिसको बताया गया जो काम करता है अकॉर्डिंग टू हिज मास्टर्स वॉइस। ईडी का डायरेक्टर जो है वो अमित शाह का ऑर्डर में काम करता है। मास्टर है अमित शाह एंड ईडी का डायरेक्टर है हिज मास्टर्स वॉइस। तो वो आके क्या करेगा नहीं करेगा उसमें क्या आना जाना है? लास्ट 10 साल में ईडी क्या ठोस कदम क्या किया? पॉलिटिकल नैरेटिव तैयार करने का बदले में कुछ इन्वेस्टिगेशन, मीनिंगफुल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें वो इन्वेस्टिगेशन करके कोई एक्यूज्ड पर्सन को कोर्ट में ले जाके उसका पनिशमेंट करवाना कोई किया? सब बेफिजूल बीजेपी का जो एजेंडा है वो एजेंडा में काम करता है ईडी। ये शेमफुल है। इसीलिए बोलता है ये लोग, ईडी बोलिए सीबीआई बोलिए और आज का दिन में इलेक्शन कमीशन, सब हो गया हिज मास्टर्स वॉइस। ना ये तो होगा ही।
इलेक्शन का पहले ये लोग छोड़ देता है क्योंकि इन लोग का ना है जन संयोग, ना है ऑर्गेनाइजेशन। तो जब इलेक्शन में जो काम में आता है वही नहीं है तो करेगा क्या? है ईडी है, सीबीआई है, वो लोग को बोल देता है जाओ जाके थोड़ा धमकी दो, थोड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव तैयार करो। ये सब मीडिया जो है, मीडिया लोग को हम लोग बता देगा, वो लोग कैरी करेगा और वो तहत मीडिया का जो निकलेगा उसका ऊपर वोट होगा। लेकिन वोट तो ऐसा होता नहीं है। वोट में आदमी आम जनता का पास जाना पड़ता है, आम जनता को साथ लेना पड़ता है। वही जब नहीं हो रहा है, ईडी सीबीआई ये लेके क्या वोट होता है? तो ये ईडी सीबीआई और चुनाव आयोग भी अब उसमें आ गया। अभी तक केवल ईडी सीबीआई इनकम टैक्स होते थे, यानी एजेंसियां होती थी जो सरकार की बनाई हुई एजेंसियां हैं, लेकिन अब उसमें चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था भी जुड़ गई है। अब ये जो कह रहे हैं अमलेंदु जी, जयकांत मजूमदार, ये अकेले यही नहीं कह रहे हैं, लगातार पूरा का पूरा विपक्ष की बातें कह रहा है। कितनी शर्म की बात है कि एक संवैधानिक संस्था का इतना पतन हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, एक संवैधानिक संस्था का इतना पतन, और बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए कि सरकार की गुलाम बनकर जो है संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही हैं। कहाँ तो कहा जाता था कि सीबीआई के लिए कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये सरकार का तोता है। अब यहाँ तो तमाम तोते पैदा हुए हैं, तोते, तोता मैना सब पैदा हुए हैं सरकार के। ये सारी संस्थाएं जो है एक तरीके से सरकार के तोता मैना बनकर ही काम कर रही हैं, और ज़बरदस्त तरीके से इनके ऊपर आरोप जब लग रहे हैं, और इतने खुले आरोप समीरी 70 सालों में कभी किसी संवैधानिक संस्था के ऊपर नहीं लगे थे जिस तरीके से अब इन पर सब पर आरोप लग रहे हैं। और किस तरीके से यहाँ जुडिशरी के साथ सरकार का जो टकराव है, और ये टकराव नहीं, दबाव बनाने की कोशिश, और किस तरीके से अवमानना। संभल में जो एक उदाहरण सामने आया है पिछले दिनों, वहाँ पर जो सीजेएम कोर्ट ने आदेश दिया कि पुलिसकर्मियों को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, उनका जज का ही ट्रांसफ़र कर दिया गया, डिमोट कर दिया गया। हालांकि अब उनको, उनका जो डिमोशन था, उनकी पोस्टिंग अब दूसरी कर दी गई है, लेकिन इस ट्रांसफ़र को लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, संभल की कोर्ट में प्रदर्शन हो रहे हैं पिछले 2 दिनों से, जब से वहाँ पर ये ट्रांसफ़र हुआ है। हालांकि ट्रांसफ़र तो हाईकोर्ट करता है, लेकिन सवाल यही है कि क्या सरकार हाईकोर्ट पर भी इतना दबाव बना देती है? हाँ, अब यह सरकार हाईकोर्ट पर दबाव बनाती है, दबाव बनते होंगे समीर जी, बिल्कुल, चूंकि रजिस्ट्री जो है वो असल में वो तो जुडिशियल उसमें आती नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स होते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स में तो सरकार का दखल होता ही है, सुप्रीम कोर्ट तक में होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स में। भाई है तो न्याय मंत्रालय के अंतर्गत ना, तो मंत्री का तो दखल तो रहेगा ही रहेगा। तो इन ट्रांसफर पोस्टिंग्स में ही जो है सारे काम जो है वो इस तरीके से किए जाते हैं, ये आरोप है। कल लखनऊ में हजरतगंज में समाजवादी छात्र सभा और एनएसयूआई जो कांग्रेस का छात्र संगठन है, उसके कार्यकर्ताओं ने कल प्रदर्शन किया इस मसले को लेकर, और पुलिस ने झड़प के बाद प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया और शाम को छोड़ दिया। और इसमें जो एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अहमद रजा खान, उनका कहना है कि ये कोई रूटीन ट्रांसफर नहीं है, बल्कि पुलिस की भेष में छुपे सांप्रदायिक जान लेने वाले एएसपी अनुज चौधरी के बचाव के लिए किया गया ट्रांसफर है। और इससे सरकार जो है वो न्यायपालिका को चेतावनी देना चाहती है कि यदि न्यायपालिका सरकार की मंशा के खिलाफ कोई फैसला देती है तो ऐसे ही जजों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और उन्होंने इसे न्यायिक प्रक्रिया पर हमला बताया। दूसरी तरफ समाजवादी छात्र सभा के जीतू कश्यप, उन्होंने कहा कि ये पहली बार देखा जा रहा है कि सीजेएम के एफआईआर दर्ज करने के आदेश को एसपी अवैध बताकर मना कर रहा है। सरकार जिसका ट्रांसफर कर रही है और हत्या आरोपी अनुज चौधरी को बचाने के लिए कानून का उल्लंघन कर रही है। यह कोर्ट की अवमानना है, जिस पर हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर संभल एसएसपी केपी बिश्नोई के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो उस प्रदर्शन की हल्की सी झलक हम लोग देख भी सकते हैं। बिल्कुल, उस प्रदर्शन को देखते हैं। और ये तो लखनऊ में प्रदर्शन हुआ है, लेकिन संभल कोर्ट में वहां वकीलों ने प्रदर्शन किया और लगातार हो रहे हैं। इस जब ट्रांसफर की खबर आने के बाद से ही वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन लखनऊ में हुए हैं, जिसमें एनएसयूआई यानी कांग्रेस का जो छात्र विंग है और समाजवादी युवजन सभा जो समाजवादी पार्टी का छात्र विंग है, वो ये प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन साफ दिख रहा है कि योगी सरकार ने उसका ही ट्रांसफर कर दिया और साथ साथ हत्यारे एसपी अनुज चौधरी के बचाव में उतरी हुई है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। न्यायालय के ऊपर सरकार का दबाव नहीं सहेंगे, साफ और सीधी बात है। ये न्यायालय के खिलाफ योगी सरकार सीधे सीधे पुलिस स्टेट में बदलने का काम कर रही है, जो लोकतंत्र के हित में नहीं है। जो ट्रांसफर हुआ है जज का, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, पूरी तरीके से राजनीतिक दबाव में उसका ट्रांसफर हुआ है और सीधी सी बात है कि योगी सरकार उस हत्यारे के बचाव में पूरे तेजी के साथ खड़ी है, पूरी मजबूती के साथ।
बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि जैसे ही ट्रांसफर कर दिया गया, अब कोई सत्ता के खिलाफ कोई फैसला देने की हिम्मत नहीं करेगा, और जैसे ही करेगा उसको ये आदेश याद रहेगा कि हम जैसे ही ट्रांसफर कोई सत्ता के खिलाफ फैसला देते हैं तो हमारा भी डिमोशन होगा, हमारा भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पुलिस बहुत जैसा हमेशा करती है, बहुत ही बर्बरता के साथ उठा के गाड़ी मार रही है, पैंट फाड़ दे रही है, बिल्कुल कपड़े फाड़ दे रही है। जब कहा जा रहा है क्या छोड़ दीजिए तो कह रहे हैं कि इज्जत से चले जाओ, नहीं दिमाग सही कर देंगे तुम्हारा। बिल्कुल तो ये वहाँ पर NSCI और समाजवादी योजना सभा के उस समय संभल के जिस जज का ट्रांसफर किया गया, जिसने CO अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था, और सरकार ने उस CO को अमलेंदु जी आउट ऑफ टर्म प्रमोशन दे दिया और ट्रांसफ़र उनका हुआ वहाँ पर प्रमोशन देकर, लेकिन उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो रही थी। लेकिन जब कोर्ट ने कहा कि FIR दर्ज होगी, SP ने कहा कि हम FIR दर्ज नहीं करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। यानी सीधे सीधे वहाँ पर जो CJM कोर्ट को आईना दिखाया और आदेश मानने से इनकार कर दिया। हाँ, CGI को सीधा सीधा आईना दिखाया और आदेश मानने से इनकार भी कर दिया समीर जी, और सीधे सीधे मतलब कहा जाए कि एक वो भी दे दिया संदेश जो है कि भाई हम अगर आप इस तरीके के फैसले देंगे सरकार के खिलाफ जाकर तो फिर इस तरीके से आपको हम दंडित करेंगे जजों को, ये एक तरीके से दे दिया। और आपको याद होगा समीर जी कि जब किरण रिजिजू कानून मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने एक बयान दिया था, उस पर खूब बवाल मचा था कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ रिटायर्ड जज जो हैं वो देशद्रोही क्या काम कर रहे हैं, कुछ इस तरीके का बयान था उस पर, और हम उस पर कार्रवाई करेंगे। उसको लेकर खूब हुआ था, तनाव हुआ था, और उस समय तो न्यायपालिका से तलवारें खिंच गई थी सरकार के बीच में। तो यानी सुप्रीम कोर्ट को भी डराने की एक कोशिश जो है वो इस तरीके से सरकार की तरफ से की जाती रही है। तो इसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। इधर जो ये समीर जी आपने बताया था कि केशव प्रसाद मौर्य जो हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शंकराचार्य के समर्थन में बयान दिया है। सरकार मतलब जो सरकार के इशारे पर जो आरोप लग रहे हैं कि शंकराचार्य के साथ बदसलूकी की गई, उसके विरोध में उन्होंने कहा है। तो ये लखनऊ और दिल्ली के बीच जो कुछ चल रहा है उसकी तरफ भी एक इशारा समीर जी ये निश्चित तौर पर देता है। तो सुन भी लेते हैं केशव प्रसाद मौर्य ने कहा क्या है। और केशव प्रसाद मौर्य सीधे तौर पर वहां जो कुछ हुआ है वो उसका एक विरोध कर रहे हैं। एक बात और भी है अमलेंदु जी, वहां के जो जिलाधिकारी हैं, हालांकि माघमेला के प्रशासनिक अधिकारी अलग होते हैं, लेकिन प्रयागराज के जो DM हैं वो मुख्यमंत्री के करीबी बाबाओं के यहाँ जाकर वो रोटी बनाते हैं बैठकर। उसका भी केशव प्रसाद मौर्य ने जबरदस्त विरोध किया था और उनको सीधे चेतावनी दी थी कि ये रोटी वोटी बनाना बंद करिए, आपका जो काम है आप वो काम करिए। और जिन स्वामी की कल हम लोगों ने समीर जी सुनवाई थी, बाइट जो है वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं, एक हालांकि चूंकि दूसरे चैनल पर उन्होंने कहा है तो वो कॉपीराइट का मसला हो सकता है, इसलिए उसको दिखा नहीं सकते। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो सतुआ बाबा जो है उसको मतलब बढ़ाने के लिए जो है शंकराचार्यों का अपमान किया जा रहा है कि, और पूरा माघ मेला जो है उसको एक तरीके से कॉर्पोरेट कल्चर में बदल दिया जाए, इसलिए जो है ये सब किया जा रहा है और हिंदू धर्माचार्यों का अपमान किया जा रहा है। ये सीधा सीधा उनका आरोप है। जी बिल्कुल, सुनते हैं इस जो शंकराचार्य के मामले को लेकर, शंकराचार्य के साथ जो कुछ दुर्व्यवहार हुआ है, उनके शिष्यों के साथ मारपीट हुई है, उस पर क्या कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके, नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मेले। हाँ? अब ये डिप्टी CM वहां पर सीधे तौर पर उनसे माफी मांग रहे हैं। हालांकि वो सीधे उत्तरदायी नहीं है वहां, चूंकि प्रशासन, लेकिन कह रहे हैं कि जांच होगी। अब इस जांच में क्या होगी, इस जांच को लेकर जांच जिसको करवानी है, यानी जो शीर्ष पद पर बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कल हरियाणा में उनके एक भाषण की बड़ी चर्चा हो रही है अमलेंदु जी। और माना उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन राक्षस के तौर पर उन्होंने जिक्र किया कि कालनेमी जैसे राक्षस हैं जो सनातन की परंपरा को ध्वस्त कर रहे हैं। और माना यह जा रहा है कि उनका इशारा
शंकराचार्य की ओर था। हाँ, माना ये जा शंकराचार्य की ओर था, और जो उन्होंने बताने की कोशिश की कि वो नाथ संप्रदाय जो है वो बहुत पुराना है, और नाथ संप्रदाय जो है वही इसलिए हिंदू है। जबकि समीर जी, नाथ संप्रदाय को लेकर बहुत सारी बातें हो सकती हैं। भाग मछंदर गोरख आया जो है वो किस तरीके से है, और कि वहाँ किस तरीके से मतलब नाथ संप्रदाय जो है समीर जी, उसके तो शिष्य तमाम मुसलमान भी हैं, और तमाम दलित पिछड़ी जातियाँ, दमित जातियाँ जो वो उसके मतलब उसमें आती हैं। तो उसको तो एक तरीके से देखा जाए तो अब इस पर काफी ज्यादा विवाद हो सकता है। लेकिन यहाँ जो अब तो सीधे शंकराचार्यों पे हमला जो है वो शुरू हो गया है, और ये कौन कर रहा है? जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, वो सीधे सीधे शंकराचार्य पर, हिंदुओं के सर्वोच्च गुरु जो हैं उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। और लेकिन इसमें वही बात फिर से आ रही, कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी अमलेंदु जी, और उस कल की चर्चा के बाद अब 24 घंटे बीत गए हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले मोहन भागवत का भी कोई बयान नहीं आ रहा है। अब वो जी हाँ, जबकि कल किसी और विषय में कुछ बोले हैं भागवत जी, मतलब मुख में जो है दही जम गया है भागवत जी के इस मसले पर बोलते हुए। इतना डर, मतलब यूपी के अधिकारियों से मोहन भागवत और मोदी जी को इतना ज्यादा डर कि कुछ एक शब्द नहीं निकल रहा उनके मुंह से। तो मोहन भागवत सोच रहे हो कि पहले मोदी जी बोले तो जो बोलेंगे उसी के हिसाब से वो भी बोलेंगे, हो सकता है ये भी चल रहा हो, क्योंकि अलग लाइन तो ले नहीं पाएंगे वो। हाँ, हो सकता है मोदी जी ने आदेश दे दिया हो कि भागवत जी आपको नहीं बोलना है, खामोश रहिए। अध्यक्ष तो मोदी जी ने अपने मन का बना ही लिया, भागवत जी देखते रह गए, पता ही नहीं चला भागवत जी को कि कौन अध्यक्ष बन गया बीजेपी का। तो ये हो सकता है भागवत जी को आदेश इस तरह से मिला, हमें नहीं मालूम क्या चल रहा है उनके अंदर, क्या नहीं चल रहा है। ये तमाम चर्चाएं इस तरह की चला करती हैं, सत्ता के गलियारे में वो सब चलती रहती हैं। लेकिन दुखद यही है कि जो हिंदू राष्ट्र का दावा बनाने का बात करते हैं वो लोग जो हैं, मतलब 2-2 रुपए के ट्रोल 2 कौड़ी के जो हैं, अब वो शंकराचार्य पे हमला करेंगे और बताएंगे कि ये असली है या नकली है। लेकिन इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है, ये साफ जाहिर हो रहा है। और जो राज्य और केंद्र के बीच का जो एक टसल है वो एक बार फिर सतह पर उभर आया है। सीधे तौर पर केशव मौर्य का बयान जो है, उस बयान को केंद्र सरकार समर्थित बयान माना जा रहा है। ऐसे ही नहीं कहेंगे केशव प्रसाद मौर्य, निश्चित तौर पर उसके पीछे एक बीजेपी की एक बड़ी लॉबी का हाथ है, और एक बड़ा वर्ग है बीजेपी का, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिसाब से ही चले, उन्हीं के हिसाब से हिंदू धर्म को समझे। ये मसला जो है ये बड़ा ज्यादा बढ़ सकता है, और इतना बढ़ सकता है कि हिंदुओं के नाम पर राजनीति करने वाले तमाम लोग जो पैदल हो जाएं, ये उस दिशा में भी बढ़ सकता है। क्योंकि अगर हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु जो है शंकराचार्य के ऊपर बीजेपी अगर हमला करेगी इस तरीके से, तो हिंदू समाज उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बड़े अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। तो ये मामला जो है वो बहुत आगे बढ़ सकता है। अब देखना है कि बीजेपी अंदरूनी पॉलिटिक्स जो है, ये कितने हिंदू बचे हैं बीजेपी वाले, ये भी है। अब ये बीजेपी को साबित करना है ये हिंदू बची भी है कि नहीं बची है। अगर हिंदू बची है तो शंकराचार्य के अपमान पर बीजेपी को खुलकर सामने आना चाहिए। जी बिल्कुल, खुलकर सामने आना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनकी ओर से कोई भी बयान नहीं आ रहा है, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी के अध्यक्ष या आरएसएस के प्रमुख की ओर से। अब देखना है कि क्या कुछ आता है। लेकिन राजनीति इस पर जबरदस्त हो रही है, और राजनीति के अलावा जो साधु संत हैं उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में साधुओं संतों ने आज संगम स्नान करने से मना कर दिया। और इधर अमलेंदु जी, जयराम रमेश जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है, और उन्होंने लिख रहे हैं कि पिछले महीने संसद में राष्ट्रगीत पर चर्चा के दौरान, जिसने प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों को बुरी तरह असहज और बेनकाब कर दिया था, और जिस बहस में सत्ता पक्ष द्वारा राष्ट्रीय गान के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिशें की गई, उससे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। आज यानी 23 जनवरी 2026 को देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती मना रहा है। नेताजी ने 1937 में वंदे मातरम के बाद के छंदों से जुड़े विवाद को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसे प्रधानमंत्री ने जानबूझकर दबा दिया। इसके अलावा प्रसिद्ध इतिहासकार और उनके प्रपौत्र सुगाता बोस ने लिखा है कि नेताजी ने 2 नवंबर 1942 को बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया था और जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में चुना था। इसके आगे 2 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में नेताजी ने आज़ाद हिंद सरकार के लिए जय हिंद उद्घोष वाक्य के रूप में अपनाया, एक ऐसा नारा जिसे प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी कभी आवाज़ नहीं देते।
और निश्चित ही 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर से किए गए एक रेडियो प्रसारण में नेताजी जी थे जिन्होंने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा, जिनकी स्मृति और विरासत को प्रधानमंत्री व्यवस्थित रूप से मिटा रहे हैं, जिसका ताज़ा उदाहरण मनरेगा को खत्म करना है। प्रधानमंत्री भारत के सबसे बड़े इतिहास से विकृत करता है। शायद पूरे एंटायर पॉलिटिकल साइंस में इसी की पढ़ाई होती थी। अब चूंकि वो विषय ऐसा है कि एक ही स्टूडेंट हुआ, उसके बाद वो विषय कहीं दिखाई ही नहीं पड़ता है। पहला और आखिरी, जी हाँ, वो विषय ही ऐसा है कि उसका पहला और आखिरी स्टूडेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही। उसके बाद ना तो उनसे पहले कोई पढ़ा, ना उसके बाद कोई पढ़ा, ना उसका कोई शिक्षक हुआ। ये भी है, उस विषय का कोई शिक्षक भी नहीं हुआ एंटायर पॉलिटिकल साइंस का। तो ये तो चूंकि नॉन बायोलॉजिकल है, जयराम रमेश जी बार कहते रहते हैं कि नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर जो हैं, तो नॉन बायोलॉजिकल जो है तो ऐसे ही करतब किया करते हैं। तो करतब किए उन्होंने, तो अब उनकी जो करतब की पोल खोली जा रही है, कांग्रेस इसकी पोल खोल रही है। इधर समझिए असम में 2 महीने बाद या 3 महीने बाद समझिए कि विधानसभा के चुनाव हैं। कांग्रेस वहाँ जोर शोर से तैयारी कर रही है। कल डिब्रूगढ़ में एक उनका जो था कार्यक्रम हुआ कांग्रेस का वहाँ, और वहाँ जो कार्यक्रम हुआ उसको लेकर बहुत सारी बातें वहाँ हुई उस कार्यक्रम में। और सबसे बड़ी बात जो हुई कि वो मतलब करप्शन से लेकर चाय बागानों और आदिवासियों समुदायों, इन सबके मामले को लेकर बातचीत हुई। कांग्रेस के नेता हैं बंधु तिर्की, उन्होंने उस कार्यक्रम में क्या हुआ उसको लेकर अपनी बात कही। हम लोग उसको सुन सकते हैं। जी बिल्कुल, वहाँ सुन सकते हैं। और आसाम में इस समय कई मुद्दों पर वहाँ सरकार को कांग्रेस पार्टी घेर रही है। लगातार कई वहाँ पर आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। कई मुद्दों पर वहाँ की जो हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार है वो घिरी हुई है, आरोप उस पर लग रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री इस समय दावोस गए हुए हैं, और लेकिन सुनते हैं क्या कहा है कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने वहाँ की असम की जो बीजेपी सरकार है उसे लेकर। आगामी 3 महीना के बाद एक चुनाव है, और जो असम का हालात है भ्रष्टाचार से लेकर, चाहे टी ट्राइब का मामला हो, जनजाति का मामला हो, यहाँ का शिक्षा का मामला है, स्वास्थ्य का मामला है, ये तमाम चीजों से जनता परेशान है और जनता यहाँ पर परिवर्तन चाहती है। यहाँ के टी ट्राइब को ट्राइबल के सूची में देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था, लेकिन जब वोट आता है तब केवल घोषणा किया जाता है। अब तक उनका हाल बहुत ही कहा जाए कि चिंताजनक है। साथ में टी ट्राइब के मजदूरी का मामला, उनका जमीन जिस तरह से लूटा जा रहा है, उनको पट्टा नहीं दिया जाना, ये तमाम चीज़ों के लेकर के आने वाले दिन में जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी जाएगी। और हर हालात में हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेंगे। ये हमारे कार्यकर्ताओं को बीच में आज बैठक था। कार्यकर्ताओं को हम लोग इस तरह की बातों को लेकर उसको भेजे हैं। अब हम जमीनी स्तर पर, नीचे स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जा करके लोग इसको बताएंगे। अभी आपका बहुत कम समय है चुनाव का, लेकिन हमारे कार्यकर्ता, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, हम लोग इसको बूथ स्तर तक ले जाने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। और आने वाले दिन में हम हर हालात में कांग्रेस की सरकार, यहाँ जनता परिवर्तन चाह रही है, सरकार हमारी